नमस्कार, मैं हूं रूपम। आइए देखते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। बिहार की पहचान लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू। अब किसानों को खेती की तकनीक और मिट्टी जांच की सुविधा अपने प्रखंड में ही मिलेगी। माउंट हैरोडिस्क कृषि यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बहुत ही बेहतर कारगर कृषि यंत्र हो रहा है साबित। बीते दिनों विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान प्रदर्शनी देखने आए हुए थे। कृषि प्रदर्शनी में वर्मी कंपोस्ट निर्माण, उन्नत बीज, मशरूम उत्पादन, विविध आधुनिक कृषि यंत्रों समेत गन्ना उद्योग विभाग द्वारा अंतर्वर्ती खेती की प्रदर्शनी लगाकर किसानों को खेती की अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा कृषि उत्पादनों के लिए बेहतर बाजार और प्रसंस्करण की सुविधा राज्य में ही उपलब्ध कराने हेतु विशेष पहल की गई है। कृषि मंत्री ने किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने की हिदायत भी दी है कि शायद देश में पहला यह कृषि विभाग है बिहार का जो किसानों के लिए इतने बड़े पैमाने पे काम करता है। आप कल्पना करिए कि 95,000 आवेदन यांत्रिकरण में सिर्फ किसानों का आया। इसका मतलब है कि अब बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों के अंदर भी जागरूकता आ गई है। तो बहुत सारी जितनी कृषि विभाग की योजनाएं हैं सबकी प्रदर्शनी लगाई गई है। मिथिला मखाना के बाद खान पान के मामले में बिहार की शान लिट्टी चोखा को भी अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले भोजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। भोजपुर कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक और प्रधान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिलाने के लिए शीघ्र आवेदन किया जाएगा। लिट्टी चोखा के जीआई टैग की प्रक्रिया कृषि विज्ञान केंद्र ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार शुरू की है और इसका संगठन बन गया है किसानों का, जो कि लिट्टी चोखा उत्पादक संघ के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बैठकें होती हैं, वो सारी सतत लगातार चलती रही हैं और अब ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में हम लोग सफल होंगे और इसको शीघ्र ही इसको जीआई टैग मिल जाएगा। हमारे किसान भाइयों के लिए आज दो विशेष सूचनाएं भी उपलब्ध हैं। पहली सूचना प्रदेश भर के किसानों के लिए है। वर्ष 2025 से पहले राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना के बाबत यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। दूसरी सूचना में उद्यान निदेशालय की ओर से नई योजना फिलहाल पटना जिले के मधुमक्खी पालकों के लिए है। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन के लिए 2200 मधुमक्खी बॉक्स छत्ते के साथ मधुमक्खी पालकों को 75 से 90% तक के सहायता अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, आजकल खेती में वैसे कृषि यंत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं जो फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ उत्पादन में भी अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छी उपज के लिए खेत का समतल होना बहुत जरूरी है। माउंट हैरोडिस्क एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जो मिट्टी को भुरभुरा बनाकर भूमि को समतल बनाता है और खरपतवार को मिट्टी में ही दबाकर फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य भी निपटा देता है। माउंट हैरोडिस्क किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी कृषि उपकरण है। ये यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन में भी काफ़ी कारगर है। इस मशीन से मिट्टी को तोड़ा जाता है और खेत को समतल बनाया जाता है। इस मशीन का उपयोग खेत में खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। इस मशीन को बुआई से पहले खेत में चलाने से खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वे मिट्टी में दब जाते हैं। खूंटियों के मिट्टी में दब जाने से खेत समतल हो जाता है और इससे पैदावार अच्छी मिलती है और फसल में तेजी से वृद्धि होती है। प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए अब राज्य के हर प्रखंड में किसानों को पौधा संरक्षण
तकनीक बताई जाएगी एवं मिट्टी स्वास्थ्य की जांच सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां किसानों की हर समस्या का समाधान उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की जांच के बाद उसमें पोषक तत्वों की कमी और मौजूदगी का पता लगाकर किसानों द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर केंद्रित है। बिहार सरकार भी किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा प्रखंड स्तर पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर बामेती, पटना के सभागार में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मिट्टी और पानी को बचाने का संकल्प लिया गया। मिट्टी की जांच से ही पौधों के संरक्षण की तकनीक भी सामने आती है, क्योंकि पौधों को दिया जाने वाला उर्वरक और उसकी मात्रा का निर्धारण मिट्टी जांच के बाद ही पता चल पाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए कृषि मंत्री ने प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक खोलने की योजना बनाई है, जिसमें किसानों को खेती से संबंधित तकनीक की जानकारी एवं मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। तो कई उसके विभाग हैं, जो बच्चे पढ़ के आते हैं एक साथ अपना मिल के खोलेगा। तो किसान को जो कृषि विभाग की योजना से लेके बीमारी से लेके सारी चीज़ हम वहाँ पे मुहैया करा देंगे और हम लोग उसको सब्सिडी भी देंगे। कृषि क्लिनिक खोलने के लिए सरकार के तरफ से मदद भी होगी उसको, और इसको बहुत जल्द हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, गेहूं की अगेती बुआई का समय नवंबर माह तक खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे जो किसान भाई गेहूं की अगेती बुआई नहीं कर पाए हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी रबी फसल गेहूं की पिछात बुआई भी आप अगर उन्नत प्रभेदों से करते हैं तो आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। नरेंद्र गेहूं 1076 पिछात गेहूं का बेहतरीन प्रभेद माना जाता है, जो प्रति हेक्टेयर 40 से 50 क्विंटल उत्पादन देता है। वैसे कृषि वैज्ञानिक राज 3765 हिमपालन गेहूं 3 यूपी 2338 और HD 2888 को भी पिछात गेहूं के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी की ताजा भाव पर। खाद्यान्नों के ताज़ा भाव के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा और कनकनी बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। मसूर की खेती करने वाले किसान भाइयों को अभी सलाह दी जाती है कि प्रारंभिक अवस्था के दौरान यदि मसूर की पत्तियां थोड़ी पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं, तो 10-15 दिनों के अंतराल पर प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से कृषि की नवीनतम सूचनाएं, नीतियां, मंडी भाव और मौसम की जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, लेकिन विराम के बाद अभी बहुत कुछ है कार्यक्रम में खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
किसान भाइयों, मुर्गियों के अंडे स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इसीलिए इनकी मांग सालों भर बनी रहती है। और अगर बात करें ठंड के मौसम की तो इन दिनों इनकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में आप मुर्गी पालक भाई बहन मुर्गी पालन कर आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे मुर्गी पालन के क्या लाभ हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि गाँव में स्वरोजगार के रूप में अपनाकर अच्छी आय भी अर्जित की जा सकती है। तो मुर्गी पालन से अतिरिक्त आय कैसे करें, स्वरोजगार के रूप में कैसे इसे अपना सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो मुर्गी पालन को एक स्वव्यवसाय के रूप में और लाभदायक व्यवसाय के रूप में कैसे अपना सकते हैं, कैसे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के अनएम्प्लॉयमेंट के युग में गांव के किसान भाई जो खेती करते हैं उनका अतिरिक्त समय बचता है, जिसको वो लगाकर मुर्गी पालन अच्छी तरह से आराम से कर सकते हैं। उसके लिए मुख्य आवश्यकता ये है कि थोड़ा सा जगह होना चाहिए, घर के पिछवाड़े में हो तो भी चलेगा, और थोड़ा पानी का व्यवस्था होना चाहिए, और समय उन लोग सुबह शाम अगर मात्र एक घंटा भी दें तो एक छोटा सा ही लेकिन अच्छा मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए उनको अगर और अच्छी तरह करना हो तो थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लें तो और बेहतर हो। और प्रशिक्षण के लिए आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में जो है उसका प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पर लगभग हर महीने ट्रेनिंग का प्रोग्राम अक्सर होते रहता है। उसमें वो आकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जहाँ पर व्यवहारिक रूप से कैसे मुर्गी पालन किया जाए, सारा चीज़ का प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है और वो कैसे किया जाता है बताया जाता है। ऐसे बेसिक चीज़ यही है कि जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं और जो उनके अगर बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख गए हैं लेकिन अभी कहीं पर अभी नौकरी में नहीं लगे हैं, तो वो अपना समय उसमें लगाकर एक छोटे स्तर से मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, जिससे उनको एक अच्छा आय की शुरुआत की जा सकती है। मुर्गी पालन ऐसे बेसिकली 3 मकसद से किया जाता है, अंडों के लिए, मांस के लिए, या फिर दोनों का कम्बिनेशन के लिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह है तो आप शुरुआती दौर में आप 100 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो थोड़ा सा जो जगह चाहिए, एक एवरेज जो है 100 स्क्वायर फीट जगह काफ़ी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई 100 स्क्वायर फीट का 50-50 स्क्वायर फीट का 2 रूम भी है तो उसमें भी आप ब्रायलर पालन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपको कमाई 1 महीने के अंदर ही उसका रिटर्न आने लगेगा। जो किसान भाई चाहते हैं कि हम मुर्गी का व्यवसाय करें, अतिरिक्त आय के लिए करें, तो प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है, कितनी अवधि की होती है प्रशिक्षण, उसके लिए क्या शुल्क लगता है, या आप लोग उसके लिए कुछ देते हैं, अतिरिक्त कुछ प्रोवाइड करते हैं? ऐसे प्रशिक्षण में ये निःशुल्क प्रशिक्षण है, कोई लागत नहीं लगता है। बस उनको समय पर आकर वहाँ वेटनरी कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा प्रशिक्षण विभाग, प्रसार विभाग से, और उसके बाद वो जो है उनको टाइम टेबल दिया जाता है, जिसके अनुसार वो 2 से 3 दिन 4 दिन का भी प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके लिए उनको नामांकित किया जाता है, और वो समय पर आकर वहाँ पर रहकर वहाँ रहने का भी व्यवस्था रहता है, और रहकर वहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कम से कम उसको बेसिक शुरुआती कैसे करना है उसका जानकारी हो, और एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिसको वो हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऋण प्राप्त करने के लिए, या सरकारी सहयोग भी जो मिलता है उसमें भी वो ट्रेनिंग का जो है विशेष महत्व रहता है, ताकि वो उस ओर अपना कदम बढ़ाकर सक्सेस प्राप्त कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है उससे ऋण की प्राप्ति भी हो जाती है किसान भाइयों को, तो इसके लिए क्या कोई योजना है सरकारी जिसका वो लाभ ले सके, और वो योजना अगर लाभ ले सकते हैं तो किसके पास जाए? हमारे किसान भाई चूँकि ग्रामीण इलाके के रहते हैं, थोड़ी जानकारी की कमी रहती है, तो वे अपना जो आय या जो लोन जो ऋण लेना चाहते हैं तो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे मिलेगा उनको? इसमें योजना का नाम है बिहार मुर्गी विकास योजना, जो 2023 में चल रहा है। तो इसके लिए 2 तरह से जानकारी ले सकते हैं। एक,
आप अपने जिला पशुपालन कार्यालय, जो हर जिला में एक जिला पशुपालन कार्यालय है, वहाँ पर जाकर उसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर वो पूरा डिटेल्स उसको बताएंगे। ऐसे इसका एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, जिसमें जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कीजिएगा तो वो सामने खुल जाए। तो उसमें बेसिकली 2 चीज़ पहले ज़रूरी मांगा जाता है। एक तो कि भाई आपने कहीं से प्रशिक्षण किया कि नहीं, जैसे प्रशिक्षण हमारे यहाँ से लेंगे सर्टिफिकेट, वो चीज़ काम आएगा। दूसरा है कि आपके पास कम से कम थोड़ा सा जगह रहना चाहिए जिसमें कि आप मुर्गी पालन कर सके। तो ये चीज़ बेसिक हो गया। बाकी क्राइटेरिया है कि वर्गवार जो है उसमें अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स का स्लैब दिया हुआ है। आप किस स्लैब में आएंगे उसी अनुसार आपको बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर साहब, चूँकि चूजा पालन करना है तो उसका रख रखाव का व्यवस्था भी बढ़िया होना चाहिए। एक घर होना चाहिए जो न्यूनतम ज़रूरत जो हो पूरा हो सके, चूजा पालन सुरक्षित हो, कम समय में तैयार हो। इसके लिए हमारे किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं ताकि उनका चूजा समय पे तैयार रहे, स्वस्थ रहे और उनको नुकसान ना हो? मांस के लिए सबसे बेहतर है ब्रॉयलर पालन। ब्रॉयलर पालन के लिए जो है जगह की जो व्यवस्था है, 1 स्क्वायर फीट जगह पर एक ब्रॉयलर का पालन होता है। मान लीजिए कि आपके पास 200 स्क्वायर फीट अगर जगह है ज़मीन, जो कि एक पैक्ड घर है, तो उसमें आप 200 ब्रॉयलर पाल सकते हैं। तो उसके लिए आप चूजा जो है एक अच्छे हैचरी से, जैसे वेंकटेश्वर हैचरी ले सकते हैं, जहाँ से कि अच्छे चूजे का उत्पादन होता है, वहाँ से चूजा खरीदें। और चूजा लाने के बाद आप जो है उससे पहले तैयारी कर लेना होगा। चूजा लाने से पहले आपको 4 इंच जो है नीचे लकड़ी का बुरादा बिछा लेना होगा। घर पैक्ड होना चाहिए, खिड़की जो है खुला रहना चाहिए जिसमें कि थोड़ा सा हवा आ सके। खिड़की का जो है हाइट जो है बिल्कुल दीवार से बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि बाहर की हवा और धूप थोड़ा अंदर मिल सके। उसके अलावा लाइट का व्यवस्था, शुद्ध पानी, दाना खिलाने के लिए दाने का बर्तन होता है जो प्लास्टिक का रहता है, जो अवेलेबल रहता है। पानी भी पिलाने के लिए जगह होता है, जो बर्तन होता है वो चाहिए। वो भी आपको अच्छे सही सस्ते दाम में अवेलेबल है। उससे आप अच्छा से पानी पिलाइए। मुर्गी दाना 3 तरह का होता है, स्टार्टर, प्री स्टार्टर और ग्रोअर। प्री स्टार्टर जो है शुरू में दिया जाता है। पहले दिन जब लाएं चूजा तो उससे पहले पूरी तरह से पैक्ड व्यवस्था होनी चाहिए। शुरू में चूजों को ब्रूडिंग किया जाता है। ब्रूडिंग का मतलब है कि उसको उस समय थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए। अत्यधिक ठंड में या अत्यधिक गर्म में चूजों को पालन का शुरुआत न करें, क्योंकि चूजे बहुत नाजुक होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, उम्मीद है आप डॉक्टर साहब के सुझाव से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि मुर्गी पालन के क्या लाभ हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और बात करेंगे आलू की खेती से जुड़ी। जानेंगे बिहार में आलू के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी से। किसान भाइयों बहनों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में आलू फसल के संभावनाओं के बारे में। तो उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी, जो कि नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से वैज्ञानिक हैं। तो सर से हम बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि बिहार किस तरीके से आलू उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आ सकता है। ऐसे भी बिहार अग्रणी राज्यों में है, लेकिन अभी भी हम लोग प्रथम स्थान पे नहीं हैं। तो आइए सर से मिलवाते हैं और जानकारी देते हैं आपको आलू उत्पादन के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम अपने मेहमान का। सर, स्वागत है आपका। सर, अभी बिहार जो है वो आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद। तो ऐसे क्या करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को ताकि बिहार भी जो है आलू उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आए, मतलब प्रथम स्थान पे अगर आना हो
तो क्या करनी चाहिए? बिल्कुल, बिहार राज्य हमारा प्रथम स्थान पे आ सकता है। किसान भाई यहाँ के बहुत ही अच्छे से आलू की खेती करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या जो हम लोग देखते हैं वो है आलू के जो स्वस्थ बीज हैं उसकी बड़ी कमी है बिहार राज्य में। और हमारे जो किसान हैं वो देखता हूँ मैं कि पंजाब और गुजरात और इस तरह से जो राज्य है हरियाणा वगैरह, वहाँ से आलू के जो बीज है उसको मंगाते हैं। तो अगर यहाँ के किसान जो उनकी मुख्य किस्में हैं जैसे कुफरी पुखराज है, इस किस्म का खास करके जो किसान खेती कर रहे हैं, अगर इसका बीज वो स्वतः ही स्वस्थ बीज उत्पादन करने लगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो टोटल जो प्रोडक्शन है आलू का उत्पादन वो बढ़ जाएगा। इसमें क्या है कि अभी इस दिशा में हम लोग भी बहुत हमारा बिहार सरकार के माध्यम से एरोपोनिक और ARC यूनिट बनना है हमारे महाविद्यालय में, नालंदा उद्यान महाविद्यालय में, तो जिससे कि हम निश्चित रूप से सक्षम हो पाएंगे स्वस्थ बीज उत्पादन में। और इस तरह से किसान भाई निश्चित तौर पर ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे और हमारा बिहार राज्य नंबर 1 बन सकेगा। सर, अभी आपने बात की एरोपोनिक तकनीक की, तो सर हम लोग विस्तार से जानना चाहेंगे कि एरोपोनिक तकनीक वास्तव में है क्या और कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई स्वस्थ बीज उत्पादन कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हाल में हमारे महाविद्यालय द्वारा 2 तकनीक को शुरू किया जाना है, जिसमें एरोपोनिक और ARC 2 तकनीकें अपनाई जानी हैं, जिससे हम आलू का स्वस्थ बीज उत्पादन कर सकेंगे। तो आपने एरोपोनिक जो पूछा है, एरोपोनिक का मतलब हुआ कि इसमें हवा में हम आलू के स्वस्थ बीजों का उत्पादन करते हैं। जो ये एरोपोनिक तकनीक है इसको CPRI ने दिया है जो शिमला में है, और अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने MOU भी किया है और हमारे महाविद्यालय में इसका जो एरोपोनिक यूनिट जो इस्टेब्लिश की जानी है इसमें होता क्या है कि हम जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स लेते हैं सबसे पहले, तो टिश्यू कल्चर प्लांट जो होता है वो एकदम ट्रू टू टाइप, मतलब एकदम प्योर होता है और उसमें किसी भी तरह के रोग एवं व्याधियों से मुक्त होता है। तो इस तरह से उससे हम लोग इसको एरोपोनिक एक सिस्टम है, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम आलू के पौधों को लगाते हैं और उसमें क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो एक तरह से हवा में रहती हैं, लेकिन पानी के फुहारों के माध्यम से नीचे से उसमें लगातार पानी के फुहारे मिलते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट उसमें है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब लिक्विड रूप में उसको मिलती रहती हैं। इस तरह से जो है हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में ज़्यादा स्वस्थ कंद जो आलू के बीज है उसका उत्पादन करते हैं और इससे जो कंद मिलते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, इसलिए हम इसे मिनी ट्यूबर कहते हैं। और इस मिनी ट्यूबर को हम लोग G0 बोलते हैं क्योंकि ये प्योरेस्ट है ऑलमोस्ट, तो इसमें ना ही कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है ना ही कोई डिजीज़ का रहता है। तो G0 के बाद हम लोग इससे G1 में जाते हैं, जनरेशन 1 और जनरेशन 2। इसके बाद हम लोग इसको किसानों को प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको दे सकते हैं ताकि वो इसको लगाएं। और जब किसान भाई इसको लगाते हैं तो उसमें रोग और व्याधियाँ बहुत ही कम आती हैं और उनका जो पूरी पॉपुलेशन है, प्लांट्स जो है वो सब एक तरह के लगते हैं, कंदों का आकार ऑलमोस्ट एक तरह का होता है। तो इस तरह से निश्चित तौर पर जो किसान भाई हैं उनका उत्पादन बढ़ सकता है। सर, ARC तकनीक की जहाँ तक बात करें तो ये भी बीज उत्पादन में अच्छा माना जाता है, तो ARC तकनीक से कैसे बीज उत्पादन को मतलब बढ़ाया जाता है या स्वस्थ बीज उत्पन्न किए जाते हैं? हमारे किसान भाई इसके बारे में भी जानकारी रखें तो अच्छी बात है। ये जो ARC तकनीक है जिसे हम लोग एपिकल रूटेड कटिंग तकनीक कहते हैं, यह बहुत ही सस्ती और किसानों के लिए बहुत ही आसानी से अपनाई जाने वाली तकनीक है। इसमें क्या करते हैं कि आलू के जो पहले हम लोग इसको भी टिश्यू कल्चर से ही शुरू करते हैं, तो किसान भाई कहीं से भी टिश्यू कल्चर प्लांट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खरीद सकते हैं और इसके बाद इसको नेट हाउस जैसा ही रहता है, जैसे ग्रीन नेट हाउस आजकल किसान भाई उसमें बहुत सी नर्सरी उगा रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल इसकी भी नर्सरी आलू के जो एपिकल जो हैं उसकी कटिंग कर करके हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। उससे आसानी से हम लोग IBA या रूटेक्स का इस्तेमाल करके उसमें से जड़ निकल जाती है बहुत आसानी से और इस तरह से एपिकल रूटेड कटिंग से बहुत ही जल्दी हम अपनी जो आलू के पौधों की नर्सरी है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बाद में इससे मिनी ट्यूबर, जैसे एरोपोनिक से मिनी ट्यूबर का उत्पादन होता है वैसे ही किसान भाई ARC से भी मिनी ट्यूबर का उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें जो मिनी ट्यूबर का उत्पादन होता है उसकी लागत प्रति मिनी ट्यूबर 50 से 60 पैसे से भी कम आती है। तो ये बहुत ही सस्ती तकनीक है, आसानी से अपनाई जा सकने वाली तकनीक है। और क्योंकि बिहार में जो हमारे ज़्यादातर किसान हैं उनकी जोत छोटी है, मार्जिनल फार्मर्स ही ज़्यादा हैं, तो ऐसे किसानों के लिए ARC तकनीक बहुत ही सुलभ, बहुत ही सस्ती और आसानी से अपनाई जाने वाली है और किसान भाई इससे स्वतः खुद के लिए भी बीज और अन्य किसानों के लिए भी अच्छे और स्वस्थ बीज का उत्पादन कर सकते हैं और इस तरह से किसान भाई ज़्यादा आलू का उत्पादन करने के साथ साथ अपनी आमदनी में भी वृद्धि कर सकते हैं।
सर, अभी आप लोग बीज उत्पादन करते हैं अपने संस्थान में, तो अभी कौन कौन से बीज उत्पादन किए जा रहे हैं जो किसानों के लिए लाभदायक? अभी हम लोगों ने पीटीसी करनाल से और सीपीआरआई और अन्य जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ से पोटैटो के आलू के जो मिनी ट्यूबर्स है उसको लिया है। तो जो मिनी ट्यूबर्स को लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपने महाविद्यालय में उसके जीवन जनरेशन को लगाया है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले तो आलू की पर्पल जो बैगनी रंग की किस्म है कुफरी नीलकंठ, उसको हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आलू की बहुत ही अच्छी किस्म है यूसी मैप, जिसे कुफरी उदय भी बोलते हैं, उसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कुफरी मोहन है और अभी हाल में हम लोगों ने कुफरी पुखराज और कुफरी संगम जो बहुत ही अच्छी किस्म है उसका भी मिनी ट्यूबर इस बार हम लोगों ने मंगाया है पीटीसी करनाल से और उसका हम लोग बीज उत्पादन इस बार करेंगे तथा भविष्य में इसके भी जो जनरेशन्स आएंगे G2, G3, G4 उसको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक आलू के बीज उत्पादन के साथ साथ आलू का अच्छा उत्पादन भी ले सकें। सर, आपने अभी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे और हमारा बिहार ज़रूर एक दिन आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आएगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने मुर्गी पालन के विषय में विस्तार से जाना, साथ ही साथ बिहार में आलू के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं इसकी भी पूरी जानकारी हासिल की। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रही होंगी। अगले अंक में कृषि की ऐसी ही कुछ और जानकारियाँ लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।